नमस्कार, भारत एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं प्रीति पांडे। राणा सांगा को लेकर के संसद में दी गई एक विवादित टिप्पणी मामला बहुत तेजी के साथ तूल पकड़ता जा रहा है। विवाद और गहरा रहा है। सांसद साहब के घर पर जहां हमला किया गया, तोड़फोड़ की गई, तो आज इस मुद्दे की गूंज संसद में भी एक बार फिर सुनाई दी। लेकिन एक बार फिर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बैकफुट पर तब आ गई जब बीजेपी ने इन दोनों ही पार्टियों के प्रमुखों पर आरोप लगा दिया कि ये ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं जो राणा सांगा जैसे महान लोगों का अपमान करने से नहीं चूकते। सबसे पहले आनंद जी, आप ही से शुरू करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे आज रामजी लाल सुमन को लेकर के बातें कर रहे थे। उनके घर पर जो हमला हुआ आगरा में, उस संदर्भ में कि संविधान किसी का घर तोड़ने की इजाज़त नहीं देता। हालांकि उन्होंने राणा सांगा के सम्मान की बात भी की, लेकिन बावजूद इसके वो लगातार बैकफुट पर है, क्योंकि इनके शब्द दलित के साथ इस पूरे घटनाक्रम को जोड़ करके जब सामने आए तो लगा कि वो मामले में दलित शब्द की आड़ में खुद को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो दलित थे इसलिए उनके घर पर हमला हुआ। इसको आप किस तरीके से देखते? देखिए, ये पूरा मामला राणा सांगा के नाम से आया। राणा सांगा पर जब बयान दिया एक सांसद ने, समाजवादी पार्टी के रामजी लाल सुमन ने राज्यसभा में, और उनको ये कहा कि बाबर को उन्होंने ही इनवाइट किया था यहाँ पर, और उस पर लेकर सफाई भी आई। और हिस्टोरियंस के भी जो अपने मत हैं, हिस्टोरियंस, इंडियन हिस्टोरियंस जो हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो तो उनकी तो दुश्मनी थी बाबर से, और बाबर से लड़ाई लड़ी और कितनी वीरता के साथ, और हिंदू पत उनको कहा जाता था, तो एक आइडियल के तौर पर भी उनको देखा जा रहा है। औरंगज़ेब का मामला समाजवादी पार्टी के ही विधायक ने उठाया, वहाँ पर महाराष्ट्र में अबू आज़मी ने, और समाजवादी पार्टी के ही सांसद ने अब राणा सांगा के अपमान का मामला उठा दिया। मतलब उनका जो बयान दिया उससे राणा सांगा को लेकर एक विवाद पैदा हो गया, और बैठे बिठाए बीजेपी को इन्होंने एक मुद्दा दे दिया। अब जाहिर सी बात है कि प्रतिक्रिया तो होगी, क्रिया के बदले प्रतिक्रिया होगी, और ये करनी सेना ने कहा भी, उनके घर पर अटैक हुआ। और अब इसको लेकर समाजवादी पार्टी जब घिरती जा रही थी, तो अब दूसरा मुद्दा उठाने के लिए कोशिश करने लगी कि इसका फ़ायदा बीजेपी को न मिले, और दलित उठा कर कि दलित सांसद के घर पर हमला किया जा रहा, उसकी आड़ वो लेने लगा। लेकिन अब इसका फ़ायदा अब वो कितना ले पाएगी ये तो अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ तो ये है कि अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी उनके साथ खड़ी है। मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में आपने कहा भी कि उन्होंने एक बयान दे दिया, तो अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को लेकर भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मुद्दे को लेकर आगे बढ़ती जा रही है, और उसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस घिरती जा रही है। और ये बिल्कुल तो सदन में बीजेपी कांग्रेस को भी घेर रही है और समाजवादी पार्टी को भी घेरने लगी है इस मुद्दे पर। हरिशंकर जी भी हमारे साथ हैं। हरिशंकर जी, यहाँ पर जिस तरीके से कुछ चीज़ें हुई, क्रोनोलॉजी में पहले अपने दर्शकों को बता देते हैं। हालांकि आनंद जी काफ़ी कुछ समझा चुके हैं। संसद में रामजी लाल सुमन समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने राणा सांगा को लेकर के ये कह दिया कि बाबर जो वो लुटेरा समझ रहे थे उसे, उन्हें इब्राहिम लोधी को हराने के लिए खुद राणा सांगा ने आमंत्रित किया था, और ये सोचा था कि वो लूटने के बाद और कब्जा करने के बाद उन्हें सौंप देंगे सत्ता चलाने के लिए, और वो खुद चले जाएंगे। ऐसा हुआ नहीं। बाद में इन दोनों के बीच भी युद्ध हुआ, और उसमें वो वीरगति को प्राप्त हुए। इस तरीके से इस पूरी कहानी को रखा गया था, और यहीं से पूरा मामला तूल पकड़ने लगा। करनी सेना 26 मार्च को इस बयान के बाद आगरा स्थित इनके घर पर हमला करती है, तोड़फोड़ करती है, पथराव होता है, काफ़ी कुछ होता है। वो हमने सबने तमाम तस्वीरें भी देखी। लेकिन इसके बाद फिर सदन के अध्यक्ष से मिलना और खुद की सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए कहना कि भाई हमें सिक्योरिटी दीजिए, मुझे लगातार थ्रेट मिल रहे हैं, धमकियाँ दी जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि वो अपने शब्दों से मुकर नहीं रहे हैं, वो खेद व्यक्त नहीं कर रहे हैं, वो ये बिल्कुल नहीं मान रहे कि जो तथ्य उन्होंने सदन में रखे, जो विवादित टिप्पणी उनके द्वारा की गई, हालांकि उसे स्पंज करने की बात कही जा रही है, लेकिन वो उसको वापस नहीं ले रहे हैं, कह रहे माफ़ी नहीं मांगूंगा। तो ये किस तरीके से आप देखते हैं? और समाजवादी पार्टी, जैसा कि अभी आनंद जी भी कह रहे थे कि औरंगज़ेब का मुद्दा भी समाजवादी पार्टी के ही अबू आज़मी, और अब ये रामजी लाल सुमन, ये किस समुदाय को टारगेट करके जानबूझकर इस तरह के स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं? सियासीकरण सिर्फ एक खेमे से नहीं हो रहा है, दूसरा खेमा भी बाकायदा उतनी ही हवा दे रहा है। आप इसको इस तरीके से समझते हैं क्या? बिल्कुल सही बात है। और अखिलेश यादव जो है, रामजी लाल सुमन ने संसद में राणा सांगा को गद्दार कहा,
उसके बाद अखिलेश यादव भी उनका लगातार समर्थन कर रहे हैं। दूसरा, राम गोपाल यादव भी समर्थन कर रहे हैं कि अगर वो दलित नहीं होते, ठाकुर होते, तो क्या सब लोग ऐसे आरोप लगाते। तो ये वहाँ पर ठाकुर वर्सेस दलित करने की कोशिश हो रही है, ठाकुर मतलब राजपूत। और सबसे बड़ी बात ये है कि औरंगजेब वाला भी मुद्दा कौन लेकर के आया। औरंगजेब सपा के विधायक हैं वो, अबू आजमी, और मुंबई से चला मामला अब यूपी में तूल पकड़ रहा है। अब अंग्रेज वाला मामला कर लिया। कल परसों एक और बयान उन्होंने दिया, वो गौशाला में दुर्गंध और इत्र, हम इत्र पार्क बनाते हैं। तो खुद ही यादव वंश से आते हैं और कृष्ण जी के वंशज ही माने जाते हैं तमाम यादवों को आज के ज़माने में। और कृष्ण जी का गौ प्रेम तो सबको पता है, लेकिन अखिलेश यादव को इत्र की खुशबू, जिसे एक समुदाय विशेष के साथ जोड़ करके भी देखा जाता है, और गोबर की बदबू, ये एक विवादित बयान जानबूझ करके देकर एक खास समुदाय को यहाँ अपील करने की कोशिश हो रही है। तुष्टीकरण की राजनीति इसी को कहते हैं। बिल्कुल क्लियर कट तुष्टीकरण की राजनीति है, क्योंकि रमज़ान का महीना है। इत्र सबसे ज़्यादा जो है मुस्लिम समाज के लोग लगाते हैं। तो सीधा सा एक तरफ इत्र की बात हो रही है, दूसरी तरफ गौशाला की बात हो रही है, वहाँ दुर्गंध की बात हो रही है। और यदुवंशी हैं वो, अखिलेश यादव हैं, और भगवान कृष्ण और उनकी लीला, गाय प्रेम कौन नहीं जानता। तो सारी चीज़ें हैं। और कल सोशल मीडिया में हम लगातार देख रहे हैं कि अखिलेश यादव के खिलाफ लोग टिप्पणी कर रहे हैं कि ये कैसे यदुवंशी हैं जो गौशाला पर सवाल उठा रहे हैं, बाकी चीज़ों पर उठा रहे हैं। लेकिन वो सोची समझी पॉलिटिक्स है। कोई पार्टी का सांसद जो है संसद भवन में जाकर के अगर राणा सांगा जैसे वीर सपूत को अगर गद्दार कहता है, तो वो अपनी बात नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं पार्टी की ओर से एक स्ट्रैटेजी बनी है, उसके बाद उन्होंने कहा होगा। और रामजी लाल सुमन जो है आज के नहीं, काफ़ी पुराने सांसद हैं और काफ़ी टाइम, काफ़ी लंबा अनुभव रहा है और पढ़े लिखे हैं। ऐसा नहीं है कि वो हरिशंकर जी, माफ़ कीजिए बीच में मैं रोक रही हूँ, लेकिन मैं कुछ चीज़ें समझना चाहती हूँ। ठीक है, कांग्रेस यहाँ पर कुछ दलीलें दे रही है कि संविधान में किसी को ये अधिकार नहीं है कि किसी के घर को तोड़ा जाए। ठीक है, ये संविधान कहता है, लेकिन किसी वीर सपूत को अपमानित भी किया जाए, ये भी संविधान में अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर अधिकार नहीं मिल जाता है। फिर उसको दलित एंगल से जोड़ करके देखना, ये तो जानते हैं कि डैमेज हुआ है, लेकिन उस डैमेज में भी समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। आज प्रमोद तिवारी ने भी कहा, हालांकि वो मान रहे हैं कि राणा सांगा का हम सम्मान करते हैं, वो वीर सपूत थे। मल्लिकार्जुन खड़गे भी यही कहते नजर आए। जगदीप धनखड़ साहब जब उन्होंने कहा कि हम स्पंज कर सकते हैं कुछ स्टेटमेंट जो नागवार गुजरती हैं, लेकिन सोशल मीडिया के ज़माने में हम सब कुछ तो डिलीट नहीं कर पाएंगे। ज़ुबान से निकली हुई बात अगर सोशल मीडिया तक आ गई है तो फिर उसको कहाँ कहाँ किस किस प्लेटफॉर्म पर डिलीट करेंगे, क्योंकि वो तो मल्टीपल रीट्वीट्स हो जाते हैं। तो सोच समझ करके कहिए। तो अब ट्विस्ट दलित एंगल वाला लाना और संविधान का बार बार दुहाई देना, रोना, ये क्या समझ में आ रहा है? स्पेशली मुद्दे ढूंढे जा रहे हैं इस वक्त सियासत करने के लिए, लेकिन फिर एलिगेशन बीजेपी खेमे पर लग जाता है कि ये हिंदू मुस्लिम कराकर देश के सौहार्द के माहौल को, खासकर ईद, नवरात्र, इसके मौके पर बिगाड़ने की कोशिश है। देखिए, ये मुद्दा समाजवादी पार्टी लेकर के आई, बीजेपी तो लेकर के आई नहीं। अगर वो ऐसी बात करेंगे, गौशाला, दुर्गंध और राणा सांगा जैसे वीर सपूत को अगर वो गद्दार कहेंगे, उनके नेता कहेंगे, तो बीजेपी तो काउंटर करेगी, क्योंकि बीजेपी केंद्र में भी सत्ता में है, यूपी में भी सत्ता में है। दूसरी बात, आप बुलडोजर की बात कह रही थी, तो बुलडोजर चलाने का हक किसी को नहीं है, स्वाभाविक तौर पे कानून है, हर चीज़ है। लेकिन आप खुले तौर पर संसद भवन में, लोकतंत्र के मंदिर में अपने वीर सपूत का अपमान कर रहे हैं, और इसलिए कर रहे हैं कि औरंगजेब, उन्होंने ये भी कहा था उस समय, आप याद करिए, कि औरंगजेब की औलाद तो वो उसकी औलाद करके, तो ऐसे इस तरीके का अपमान करेंगे तो लोगों की भावना आहत होगी। और लोगों ने वो जो भी तोड़फोड़ किया वो उसको सही कोई भी ठहरा नहीं सकता, और कांग्रेस भी यही कह रही है। लेकिन आप पूरा मल्लिकार्जुन खड़गे की पूरी बात सुनिए, तो मल्लिकार्जुन कहीं इस तरह से उस बयान के विरोध में ऐसी बात नहीं कर रहे हैं जो डायरेक्टली
उनको उन्होंने मल्टीपल दलित दलित कहा और सीधे सीधे वो उस पर तो नहीं कह रहे, वो ये कहते हैं हम मानते हैं कि राणा सांगा वीर सपूत थे, बहादुर थे और देश के लिए उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए। ऐसे उन्होंने महाराणा प्रताप का भी नाम लिया, तमाम इस तरह के जो देश के लिए मर मिटे उनके जिक्र करते हुए, सम्मान की बात कहते हुए फिर मुद्दे को डिविएट करना। यहाँ पर मैं रामजी लाल सुमन का भी जिक्र करूँगी। उन्होंने आज जब दोबारा इस मुद्दे पर सदन में चर्चा शुरू हुई और हंगामा हुआ, सदन स्थगित भी करना पड़ा एक दो मरतबा। यहाँ पर सवाल ये है कि जब बाहर भी आए तो रामजी लाल सुमन मुस्लिम मुद्दे पर ले गए और ये कहने लगे कि इस देश में मुसलमानों को लेकर के जानबूझकर एक माहौल तैयार किया जा रहा है। वो खुद चाहते हैं हिंदू मुसलमान हो, लेकिन ठीकरा बीजेपी के ऊपर फोड़ना। देखिए, इसमें एक बहुत बड़ी पॉलिटिक्स है। अब मैं आपको कास्ट समीकरण बताऊंगा कि यूपी में 6.5 से 7% जो है ठाकुर वोट है, लेकिन अखिलेश यादव की नज़र है ठाकुर वोट को तो उन्होंने टारगेट कर दिया, वहाँ डैमेज कंट्रोल हो गया, लेकिन उनकी नज़र है पीडीए पर, मतलब अल्पसंख्यक दलित हो गए, उसके बाद ओबीसी है, वही सबसे बड़ा इनका टारगेट है। वही जो है वो बीजेपी के सपोर्टर हैं, वो सबसे ज़्यादा वोट दिया है बीजेपी की सरकार यूपी में, इसीलिए है। अखिलेश को तो यूपी से मतलब है, उनका देश भर से कोई लेना देना नहीं है। वो चुनाव लड़ते हैं, सब जगह हार जाते हैं, एक आध जगह एक आध सीट मिल जाए वो बड़ी बात है। तो अखिलेश का टारगेट 2027 है, वो आज के लिए और कल के पॉलिटिक्स के लिए नहीं, वो 2027 देख रहे हैं। और इस समय योगी सरकार जो है काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी मजबूत है। अखिलेश मुद्दे की बात करते थे, आज मुद्दे से उनकी पार्टी भटक गई है। उनको पता है कि योगी ऐसा कोई बड़ा मुद्दा नहीं देंगे जिस पर वो चुनाव जीत सके। इसका दूसरा पहलू ये है, अभी महाकुंभ वहाँ पर संपन्न हुआ, यूपी के मैक्सिमम लोगों ने वहाँ डुबकी लगाई, योगी की जय जयकार हुई, पड़ोसी राज्य बिहार के भी लोग, मैक्सिमम लोग पहुँचे। तो योगी वहाँ पर बहुत मजबूत हैं, तो उनको ऐसे आप हरा नहीं सकते। ऐसे ही उसका भी जब आपने इस बात को शुरू किया तो उसका भी जिक्र कर लेती हूँ। रामजी लाल सुमन जब आए तो उन्होंने उस कुंभ का भी जिक्र करते हुए कहा कि हिंदू पहुँचे और भगदड़ वाला मुद्दा जिसको लेकर अखिलेश यादव लगातार सदन में कहते रहे हैं, चर्चा कीजिए, फिगर दीजिए, सरकार के फिगर्स एक्यूरेट नहीं हैं। इस पर भी रामजी लाल साहब कहते हैं कि जब भगदड़ हुई तो मुसलमानों ने हिंदुओं को शेल्टर दिया और ये जो कहना था कि आप अपने घर के बाहर हिंदू या मुसलमान लिख दीजिए ताकि स्पेसिफाइड रहे कि अगर कोई किसी के घर ठहरना चाहता है, पानी इत्यादि लेना चाहता है, आराम करना चाहता है तो मददगार हिंदू है या मुसलमान है, ये जानने का हक वहाँ जो श्रद्धालु पहुँच रहे हैं उनको हो। ये जानबूझ करके किया जा रहा है। हिंदू मुसलमान के मुद्दे को उठाते हैं लेकिन फिर आरोप बीजेपी पर लगाते हैं। उन्होंने इस मुद्दे को एक बार फिर उठाया है। यहाँ पर एक तो इस पॉइंट पर मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी और दूसरा मुद्दा जो कानून व्यवस्था और संविधान, क्योंकि हमारा देश संविधान से चलता है। सांसद के घर पर हमला हुआ, तोड़फोड़ हुई, खिड़की शीशे तोड़े गए, परिवार खौफजदा है, वो सिक्योरिटी की डिमांड कर रहे हैं। अब यहाँ पर होना क्या चाहिए, क्योंकि वो माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं है। करणी सेना ने सीधे सीधे कह दिया कि ये तो शुरुआत है, अभी देखते जाइए आगे क्या क्या होता है। अगर आप माफ़ी नहीं मांगेंगे तो और इससे ज़्यादा ख़राब होगा। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन एक बार फिर वहाँ पर वर्स होती हुई और रामजी लाल का जो ये अडिग स्टैंड है कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैंने कोई गलती नहीं किया, मैंने कुछ गलत नहीं कहा है, ये कहाँ जाता हुआ दिख रहा है? देखिए, रामजी लाल सुमन जो है वो माफ़ी नहीं मांगेंगे और माफ़ी इसीलिए नहीं मांगेंगे कि उनके जो नेता हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, चाहे उनके राम गोपाल यादव हैं, इन लोगों ने सपोर्ट किया है और सपोर्ट एक तरीके से कांग्रेस भी कर रही है। हालांकि कांग्रेस जो है इस बार सपा के जाल में फंस गई है। आप राज्यसभा की पूरी कार्रवाई देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो अपना नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि अखिलेश सिर्फ यूपी की बात करेंगे और वो कर भी रहे हैं और अपना हित साध रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को देश भर में पॉलिटिक्स करना है, वो यूपी तक सीमित नहीं है, यूपी में बल्कि कमज़ोर है। दूसरी बात ये है कि आपने कहा कि यूपी में जो पॉलिटिक्स, तो उनको सुरक्षा तो सरकार देगी, क्योंकि कानून, इस देश में कानून का शासन है और सरकार उनको सुरक्षा स्वाभाविक तौर पे देगी। और उन्होंने बाकायदा शिकायत, अपनी बात भी रखी है, यूपी सरकार उनकी सुरक्षा बढ़ाएगी। वैसे भी अगर सांसद राज्य से भी मांग करते हैं तो केंद्र से अनुमति लेकर के उनको सुरक्षा दी जाती है। इसी मुद्दे पर आज जगदीप धनखड़ साहब सदन में जब ये मुद्दा उठाया गया तो उन्होंने कहा कि देखिए, आप कुछ अनर्गल बोलते हैं
तो हम उसे डिलीट कर सकते हैं सदन के प्लेटफॉर्म से। यही मैंने पहले भी बताया था। सोशल मीडिया पर वो कंटेंट रहता है और उसे डिलीट करना हर प्लेटफॉर्म से मुमकिन नहीं है। अब यहाँ पर लोगों से, सदस्यों से अपील की गई कि आप सोच करके बोलिए, वो बोलिए जो ज़रूरी है, गलत ना ही बोलें तो बेहतर होगा, क्योंकि जब पब्लिक डोमेन में कुछ आ जाता है तो आपके हाथ भी बन जाते हैं। ठीक है, आप उनको उनके घर पर सिक्योरिटी दे देंगे। देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं, विरोध हो रहे हैं। हमने पहले भी देखा था कि एक फिल्म आई थी पद्मावत, तब भी करणी सेना उसके तथ्यों को लेकर के खासी नाराज़ हुई थी और देश भर में बवाल हुआ था, काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ था, तोड़फोड़ हुई, हंगामा हुआ, कई सिनेमा घरों में भी जाकर के प्रदर्शनकारियों ने डैमेज किया था। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के ये जो सांसद साहब हैं, नेता साहब हैं, उनके सपोर्ट में अखिलेश यादव भी हैं। इसे दलित एंगल से जोड़कर देख रहे हैं। उस तथ्य पर कोई बात नहीं कर रहा है जो तथ्य उन्होंने तोड़ मरोड़ करके सदन में रखा, क्योंकि ये हकीकत है जो इतिहास में हो चुका है, उसे आप बदल नहीं सकते। लेकिन उसका नैरेटिव गलत तरीके से इंटरप्रेट करके जनता के बीच रखना किसी खास समुदाय के लोगों को आहत कर सकता है। और करणी सेना यहाँ पर इतनी बिफरी हुई है कि वो लगातार धमकी दे रही है कि हम तोड़फोड़ करेंगे, आप तैयार रहिए। अभी तो जो आगरा में हुआ है वो सिर्फ एक नमूना है, इससे ज़्यादा गंभीर परिणाम होंगे। तो ये चाहती है समाजवादी पार्टी इस तरह के नतीजे देखने को मिले, ताकि अगर उनके घर पर डैमेज होता है या उनको किसी तरीके से नुकसान पहुंचता है, किसी तरह से आगजनी होती है, कुछ भी होता है, तो वो जिम्मेदारी भी योगी सरकार पर उसका ठीकरा फोड़ा जाए कि देखिए जानबूझकर ये कर रहे हैं, हमारे सांसदों को टारगेट। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी तक माफ़ी नहीं मांगी और आगे भी लग रहा है कि वो माफ़ी मांगने के मूड में है ही नहीं, क्योंकि नेता का सपोर्ट है, उनकी पार्टी के अध्यक्ष का सपोर्ट है। दूसरी बात है कि ये चाहते हैं कि जितने हमले होंगे, हम जान तो बचा ही रहेगा, ऐसा तो है नहीं, सिक्योरिटी तो मिल ही गई है। दूसरी बात है कि जितने हमले होंगे इनको ये बोलने का मौका मिलेगा। समाजवादी पार्टी चाहे कांग्रेस बोलेगी कि दलित पर हमला हुआ, बीजेपी केंद्र में भी और राज्य में भी बीजेपी, यहाँ मोदी वहाँ योगी, लेकिन फिर भी हमले हो रहे हैं, दलित पर हमले हो रहे हैं जी। लेकिन इसमें पॉलिटिक्स है जाति धर्म वाली। आपने मुसलमानों को टारगेट करना था, अपने पक्ष में उनकी सहानुभूति लेनी थी, वो ले चुके औरंगजेब के मुद्दे पर। दूसरा जो पीडीए है वो 32-33% है और वही योगी सरकार को सत्ता तक पहुंचाती है। इनका टारगेट वो है, ये समझते हैं कि 6-7% वाला सारा तो बीजेपी में जाएगा नहीं। अगर 5% मिल जाते हैं, 2 भी मिल जाते हैं और उधर से ज़्यादा आ जाएगा तो हमारी सरकार बन जाएगी। तो कुल मिला करके यही टारगेट है। इन्होंने इस 2 बयानों पर मुसलमानों को साध लिया, पीडीए को साध रहे हैं। तो इस पर जितना विवाद होगा, अखिलेश यादव और उनकी पार्टी को लगता है कि फ़ायदा उनको होगा, क्योंकि एक पक्ष औरंगजेब को लेकर के मुस्लिम है तो दूसरे पक्ष को लेकर के पीडीए का मामला है, क्योंकि इनका सांसद जो है वो सब पता ही है, पूरी दुनिया जानती है। बहुत शुक्रिया हरिशंकर जी। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर समाजवादी पार्टी के ये सांसद जो हैं, ये किस तरह की राजनीति कर रहे हैं ये तो बखूबी समझ में आने लगा है। वो खुद को बेचारा बताने के लिए जिस तरह की टिप्पणियां लगातार कर रहे हैं और खेद भी व्यक्त नहीं कर रहे हैं, इतिहास को तोड़ मरोड़ कर सदन में रखना और उसके बाद उसे जायज़ ठहराना, वाजिब ठहराना, जानबूझकर वो निमंत्रण दे रहे हैं कि मुसीबतें आएँ, मैं मुसीबतों को मोल ले रहा हूँ, लेकिन उसके पीछे मकसद उस राजनीति को साधना है जो 2027 के चुनाव से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ जनता को समझना होगा कि इस तरह के मुद्दों के जाल में न फंसे, इस तरह की सियासत से बचे। हिंदू मुसलमान करने से कुछ मिलने वाला नहीं है और जो लोग हिंदू मुसलमान करके सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं को बेनिफिट होता है। तो थोड़ा सोच समझ लें, लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में न लें और संविधान सर्वोपरि है, ये हम सबको समझना होगा। राणा सांगा जो हैं वो हमारे इतिहास के एक ऐसे महान सेनानी रहे हैं, देश के लिए उन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर किया। अब इतिहास को किसी भी तरीके से इंटरप्रेट करें, वो आपको समझना होगा कि सच क्या था, और कोई कुछ भी कहे उससे वो इतिहास बदलने वाला नहीं है, क्योंकि वो हो चुका है। इस पूरे विषय को आप किस तरीके से देखते हैं, आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा।